23। अविकारी शब्द अव्यय, इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अब तक आपने विकारी शब्दों का अध्ययन किया, अर्थात आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये विकारी शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं। इस बदलाव या विकार से प्रभावित होने के कारण इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब हम उन शब्दों का विस्तार से अध्ययन करेंगे जिनमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अविकारी शब्द। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी के 4 भेद होते हैं। अविकारी के भेद: 1. क्रिया विशेषण, 2. संबंध बोधक, 3. समुच्चय बोधक, 4. विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण एडवर्ब। देखिए, पढ़िए और समझिए। आपकी तरह देबू भी प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होता है। सड़क पार करने से पहले वह दाएं बाएं देखता है। यदि कोई वाहन आता दिखाई देता है तो वह थोड़ा रुक कर सड़क पार करता है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रतिदिन शब्द क्रिया के समय का, जल्दी जल्दी क्रिया के ढंग का, दाएं बाएं क्रिया के स्थान और थोड़ा क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद: 1. कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम, 2. स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस, 3. रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर, 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। 1. कालवाचक क्रिया विशेषण। काल बराबर समय, वाचक बराबर बताने वाला। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय में प्रतिवर्ष निबंध प्रतियोगिता होती है। पिताजी कल आगरा जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में प्रतिवर्ष और कल शब्द क्रिया के होने के समय का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य उदाहरण: 1. हम सब आज घूमने जाएंगे। 2. गुरुजी प्रतिदिन पाठ सुनाते हैं। 3. गंगा नदी में साल भर पानी रहता है। 4. माताजी अभी बाजार गई हैं। 5. रोहन दिन भर खेलता रहा। 6. विद्यालय कल बंद रहेगा। विशेष: अभी, जब, तभी, तुरंत, रोजाना, प्रतिदिन, सुबह, शाम, नित्य, आजकल, अब, तत्काल, कभी कभी, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक आदि शब्दों का प्रयोग कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। 2. स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान बराबर जगह, वाचक बताने वाला। वे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दादाजी आप ऊपर बैठ जाइए। आंधी आने से पेड़ की पत्तियां इधर उधर बिखर गईं। उपर्युक्त वाक्यों में ऊपर और इधर उधर शब्द क्रिया के होने का स्थान बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य उदाहरण: 1. मोहन बाहर जाकर खेलो। 2. मंदिर के चारों ओर झंडे लहरा रहे हैं। 3. बच्चे पीछे खेल रहे हैं। 4. चौकीदार नीचे पहरा दे रहा है। 5. लड़कियां भीतर बैठी हैं। 6. पारुल अपनी किताब ऊपर नीचे ढूंढ रही है। विशेष: भीतर, बाहर, पास, दूर, निकट, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, इधर, उधर, दाएं, बाएं आदि शब्दों का प्रयोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है।
3. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति बराबर तरीका, वाचक बराबर बताने वाला। ये क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के होने का तरीका ज्ञात होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चोर को देखते ही शेरू जोर से भौंकने लगा, कोयल मधुर गाती है। उपर्युक्त वाक्यों में जोर से तथा मधुर शब्द क्रिया के होने की विधि का तरीका बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण: 1. मोना ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। 2. खरगोश तेज दौड़ता है। 3. नित्या धीरे धीरे लिखती है। 4. बंदर झूम झूम कर नाचता है। 5. दादी जी अचानक चली गईं। 6. रोहन बोल बोल कर याद करता है। विशेष: भली भांति, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, एकाग्रता, लापरवाही आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण बराबर मात्रा, वाचक बराबर बताने वाला। ये क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों, बाहर की चीजें कम खाओ। आज रिया बहुत खांस रही है। उपर्युक्त वाक्यों में कम तथा बहुत शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान करवा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य उदाहरण: 1. नदी का पानी बहुत आगे आ गया। 2. चींटियां थोड़ा खाती हैं। 3. लता बहुत कम बोलती है। 4. परीक्षा के समय परिश्रम खूब करना पड़ेगा। 5. इस बार बारिश अधिक हुई। 6. आज मानव ज्यादा काम कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि विशेष थोड़ा, ज्यादा, तनिक, अल्प, पर्याप्त, बहुत, खूब, जरा आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर। राघव अच्छा लिखता है। क्रिया विशेषण: राघव अच्छा लड़का है। विशेषण: उपर्युक्त दोनों ही वाक्यों में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। एक वाक्य में राघव के लिए और दूसरे में उसके लेखन के लिए प्रयोग हुआ है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राघव संज्ञा शब्द, अच्छा विशेषण, लिखता है क्रिया शब्द, अच्छा क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक शब्द थोड़ा, खूब, कम आदि जब संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं तब वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं और जब क्रिया से पहले आते हैं तब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मोहिनी ज्यादा खाना खाती है। विशेषण: मोहिनी ज्यादा खाती है। क्रिया विशेषण। संबंध बोधक प्रीपोजिशन। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और वाक्य में आए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। विद्यालय के पीछे फुटबॉल का मैदान है। बच्चे वहां मध्यावकाश के समय खेलते हैं। मैदान के पास फूलों का बगीचा है। उपर्युक्त वाक्यों में के पीछे, के समय, के पास शब्दों से ही वाक्यों के अन्य सभी शब्दों का परस्पर संबंध स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार के शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अन्य उदाहरण: 1. विद्यालय के बाहर ऊंची दीवार है। 2. घर के भीतर बैठकर पढ़ो। 3. पढ़ाई के बाद खेलने जाना। 4. माता पिता की सेवा के समान कोई कर्म नहीं। 5. सड़क के सामने पेड़ लगवाने हैं। 6. बच्चों को पढ़ाने के बराबर कोई धर्म नहीं। विशेष संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं। यह अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं तथा उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। संबंध बोधक पदों का प्रयोग के, से, की आदि के साथ किया जाता है।
संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक शब्दों को काल, स्थान, दिशा, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के अनुसार विभाजित किया जाता है। 1. कालवाचक, के बाद, के पश्चात, के पहले, से पूर्व। 2. स्थानवाचक, के पीछे, के भीतर। 3. दिशावाचक, की तरफ, की ओर। 4. उद्देश्यवाचक, के लिए, के वास्ते, की खातिर। 5. कारणवाचक, की वजह, के कारण। 6. तुलनावाचक, से बेहतर, से खराब, से बढ़िया। 7. विषयवाचक, के बारे में, के विषय में। 8. समतावाचक, के योग्य, की भांति, के तुल्य। 9. साधनवाचक, के सहारे, के हाथ, के द्वारा, के माध्यम। 10. संगवाचक, के सहचर, के संग, के साथ। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अम्मा बाहर खड़ी हैं, क्रिया विशेषण। घर के बाहर अम्मा खड़ी है, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक, योजक, कंजंक्शन। देखिए, पढ़िए और समझिए। आप चाय या कॉफ़ी पिएंगे? भाई और बहन पार्क में खेल रहे हैं। नीता को बुखार है इसलिए वह खेलने नहीं आई। उपर्युक्त वाक्यों में या और वह खेलने नहीं आई। उपर्युक्त वाक्यों में या और तथा इसलिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ये जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें योजक या संयोजक भी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अव्यय दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक जोड़ने के साथ साथ कारण या परिणाम बताने, विकल्प बताने तथा विरोध दर्शाने का कार्य भी करते हैं। इसी आधार पर समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। 1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। 2. व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। 1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे 1. मैं केला, संतरा और अमरूद खाता हूँ। 2. माताजी या पिताजी बाजार जाएंगे। 3. शिखा ने बहुत मेहनत की परंतु सब बेकार गई। 4. राधा ने प्रतीक्षा की पर कृष्ण नहीं आए। उपर्युक्त वाक्यों में और, या, परंतु, पर शब्द समान पद और उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद हैं। क. संयोजन सूचक, और, तथा, एवं आदि। ख. विरोध सूचक, पर, परंतु, अपितु, लेकिन, किंतु, मगर आदि। ग. विकल्प सूचक, या, अन्यथा, न, की आदि। घ. परिणाम सूचक, अतः, फलतः आदि। 2. व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे 1. किसान ने खेतों में पानी दिया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। 2. मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। 3. आप अच्छा लिखते होंगे तथापि प्रेमचंद जैसा नहीं। 4. हमें मेहनत करते रहना है ताकि देश आगे बढ़े। उपर्युक्त वाक्यों में क्योंकि, की, तथापि, ताकि अव्यय पद उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इनमें 1 आदि, 4 उद्देश्य सूचक, की, ताकि आदि सकता। 3. आप अच्छा लिखते क्योंकि, चूंकि आदि। 2 संकेत सूचक, यदि, यद्यपि, तथापि आदि। 3 स्वरूप सूचक, अर्थात, मानो आदि। 4 उद्देश्य सूचक, की, ताकि आदि। विस्मयादि बोधक।
इंटरजेक्शन। देखिए, पढ़िए और समझिए। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। उफ, कितनी गर्मी है। हाय, मुझे चोट लग गई। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। उपयुक्त वाक्यों में शाबाश, उफ, हाय, हे प्रभु शब्द व्यक्ति के मन के भावों का बोध करा रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा तथा विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता। ये मन के आवेग में अनायास मुंह से निकलकर भाव व्यक्त करते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगता है। भेद तथा उदाहरण। हर्षबोधक 1. वाह, कितना सुंदर चित्र है। 2. आहा, नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है। 3. ओहो, ये हमारा घर होगा। शोकबोधक 1. हे राम, इनको शांति देना। 2. हाय, बेचारा कितनी पीड़ा सह रहा है। 3. ओह, बड़ी दर्दनाक दुर्घटना है। भयबोधक 1. भागो, प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं। 2. अरे, यहाँ तो बड़ा खतरा है। 3. बाप रे, मेरी तो जान निकल गई। घृणाबोधक 1. छी छी, कितनी मक्खियां हैं। 2. थू, कैसी बदबू आ रही है। 3. इतनी गंदी जगह मैं नहीं रह सकती। विस्मय बोधक 1. ओह, ये तो बहुत अच्छी इमारत है। 2. वाह, ताजमहल तो बहुत सुंदर है। 3. अरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। चेतावनी बोधक 1. सावधान। 2. हटो, बचो, गड्ढा है। आशीर्वाद बोधक जियो, खुश रहो। स्वीकृति बोधक हाँ हाँ, ठीक, अच्छा। संबोधन बोधक अरे,